जय हिंद दोस्तों, मैं देवराज सिंह एक बार फिर आपके पसंदीदा चैनल परीक्षा 247 पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि लास्ट क्लास में आपने पढ़ा था, हमने पाचन शुरू किया था। पाचन में मैंने बताया था कि पाचन में भाग लेने वाले अंग कौन कौन से हैं। उससे मैंने पहले पाचन की कुछ परिभाषा बताई थी। मैंने बताया था पाचन की परिभाषा में जो एनसीईआरटी में दी हुई है वो मैंने बताया था कि भोजन के जटिल या बड़े अणुओं का छोटे या सरल अणुओं में टूटना ही पाचन कहलाता है। और पाचन में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है जल और एंजाइम। बिना जल और एंजाइम के कभी पाचन नहीं हो सकता। ठीक है। फिर उसके बाद मैंने बताया था कि पाचन की क्रिया में सहायक अंग, ठीक है ना, जैसे हमारा बक्कल कैविटी हो गया, है ना, मुख गुहा हो गया, उसके बाद ग्रास नली हो गया, मुख गुहा के बाद ग्रास नली, फिर आमाशय, फिर छोटी आंत, बड़ी आंत, ऐसे बहुत सारे प्रोसेस से गुजरता है खाना, तब जाके हमारा पचता है। ठीक है ना। आज जैसा कि आप देख रहे होंगे, आज हमें इसकी मदद पड़ने वाली है, यहीं से पढ़ेंगे। देखो, मैं इसमें थोड़ा सा आपके लिए जानकारी दे देता हूँ कौन सी क्या चीज़ है। देखो, ये वाला मुख गुहा हो गया, ठीक है ना। अगर इसकी बात करें तो ये मुख गुहा हो गया, ये वाला, ठीक है ना। इसके बाद ये नीचे वाला, इसके बाद ये है ग्रसनी, ठीक है ना। ग्रसनी को ग्रास नली भी बोलते हैं, ठीक है ना। ग्रास नदी के बाद ग्रसिका में आता है खाना, ठीक है ना। ग्रसिका के बाद ये वाली जो चीज़ है ये हो गया हमारा आमाशय यानी स्टोमक, ठीक है, यानी पेट हो गया। पेट के बाद यहीं पर एक ग्रंथि है हमारी, अग्नाशय ग्रंथि। इस तरह की जो ग्रंथि है ये अग्नाशय ग्रंथि हो गई, ठीक है ना। यहाँ के बाद हमारा ये जो पाइपनुमा ट्यूब है, ये पाइपनुमा, ये ग्रहणी कहलाती है ना, ग्रहणी। इसके बाद खाना सीधा बड़ी छोटी आंत में जाता है और इस तरह घूमता हुआ फिर बड़ी आंत में और फिर गुदा द्वार के द्वारा बाहर निकल जाता है, ठीक है ना। तो ये एक ब्रीफ हो गया, जहाँ से ये हमें पता चल गया थोड़ा सा कि क्या है, ठीक है ना। अब हम शुरू करते हैं। हमने कल कल कराया था, पहला था कल पहला था मुख गुहा करा दिया था। फिर उसके बाद मुख गुहा के बाद मुख गुहा करा दिया। फिर हमने मुख गुहा से भी, बक्कल कैविटी से भी दो तरह से बताया था। कौन कौन से तरीका से? एक तो होता है यांत्रिक पाचन और एक होता है रासायनिक पाचन। तो यांत्रिक और रासायनिक पाचन दोनों में बता दिया था। यांत्रिक पाचन में लार इंपॉर्टेंट होती है, यांत्रिक पाचन में दांत और जीभ के द्वारा, और रासायनिक पाचन में लार इंपॉर्टेंट होती है। यहाँ के बाद हमारा था एक ग्रास नली, ठीक है ना। इसके बाद बक्कल कैविटी के बाद खाना कहाँ जाता है हमारा? ग्रास नली में। बक्कल कैविटी के बाद खाना कहाँ जाता है? ग्रास नली में, ठीक है। तो अब हम हेडिंग डाल लेते हैं हमारी, ग्रास नली। क्या? ग्रास नली, ठीक है। ग्रास नली क्या है? एक संकुचनशील संरचना है ना, संकुचन होता है इसमें। संकुचन से मतलब क्या है कि ये फैल भी सकती है, ये सिकुड़ भी सकती है, यही तो संकुचन हो गया। मतलब क्या है, अगर सपोज करो खाना, हमने कोई बड़ा टुकड़ा खाना खा लिया तो वो भी अंदर जाता है ना, और अपना छोटा खाएंगे तो भी अंदर। जब बड़ा जाएगा तो इस ग्रास नली को वो एडजस्ट करती है। ग्रास नली अगर बड़ा खाना है तो उसे फैला देती है और छोटा खाना है तो सीधा निकल जाता है, ठीक है ना। यहाँ से एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि इस ग्रास नली में एंजाइम नहीं पाया जाता। क्या नहीं पाया जाता? एंजाइम नहीं पाया जाता। ग्रास नली में क्या नहीं पाया जाता? एंजाइम नहीं पाया जाता। अगर किसी में भी अगर एंजाइम नहीं पाया जाएगा तो फिर क्या भोजन का पाचन हो जाएगा? भोजन का पाचन बिल्कुल नहीं होगा। इसका मतलब ये है कि इस ग्रास नली में भोजन का पाचन नहीं होता। भोजन का पाचन नहीं होता, ग्रास नली में भोजन का पाचन नहीं होता, ठीक है ना। तो यहाँ से इंपॉर्टेंट है, ग्रास नली में भोजन का पाचन नहीं होता क्योंकि ग्रास नली में एंजाइम हमारा नहीं पाया जाता, ठीक है ना। पहली बात खत्म हो गई। अब देखो, अब अगला है हमारा, ठीक है, अगला है हमारा ग्रास नली के बाद भोजन किस में आता है? हमारा अग्नाशय में, ठीक है ना। उससे पहले एक और चीज देख लेते हैं, आहार नाल। क्या? आहार नाल। आहार नाल, ठीक है ना। आहार नाल क्या है?
आहार नाल देखो यहाँ से शुरू होके जो भी ये पूरी संरचना है यहाँ तक, है ना, ये पूरा क्या है, आहार नाल है, ठीक है ना। तो आहार नाल के बारे में लिखने ना, मुंह से गुदाद्वार तक जो भी लंबी संरचना है वो आहार नाल कहलाती है, ठीक है ना। आहार नाल क्या है, मुख से, ठीक है, मुख से, है ना, और गुदाद्वार तक की संरचना क्या कहलाती है, हमारी आहार नाल कहलाती है, ठीक है ना। कई बार पूछ लेता आहार नाल क्या है, तो ये पूरा सिस्टम आहार नाल ही है, ठीक है ना। यहां से चलो ठीक है। इसके बाद क्या है, इसके बाद अगला है हमारा, इसके बाद अगला इंपॉर्टेंट है हमारा आमाशय, ठीक है ना। आमाशय इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। आमाशय की संरचना अगर मैं बनाऊं, एक मिनट रुक जाइए, ठीक है ना। आमाशय को क्या बोलते हैं, स्टोमक, ठीक है ना। आमाशय की संरचना में बताऊं, चलो मैं अपने हाथ से बना देता हूं। ये देखो, ये हो गया, ठीक है ना, इस तरह का हमारा ये हो गया हमारा बक्कल कैविटी, ठीक है ना। यहाँ से एक संरचना इस तरह की निकलती है, ये वाली, ठीक है ना, इस तरह की, और ये वाली, ठीक है ना। अपने हाथ से बना देता हूँ मैं। ये जो है हमारा, ये है हमारा आमाशय, क्या है, आमाशय, ठीक है ना। आमाशय क्या है, यह है 30 मीटर चौड़ी, यानी 30 मीटर चौड़ी एक थैलीनुमा संरचना है। पहला पॉइंट क्या है, 30 मीटर चौड़ी एक थैलीनुमा संरचना है, 30 मीटर चौड़ी, है ना, एक थैलीनुमा संरचना है, चौड़ी थैलीनुमा संरचना है, थैलीनुमा संरचना, 30 मीटर चौड़ी एक थैलीनुमा संरचना है, ठीक है ना। अब इसमें कुछ एंजाइम पाए जाते हैं ना, वो वहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि एंजाइम कौन कौन से पाए जाते हैं। जैसे ये मान लो कि प्रोटीन का पाचन के लिए कौन सा एंजाइम है, या दूध के पाचन के लिए कौन सा एंजाइम है, या HCl भी इसी में पाया जाता है। तो ये सब क्या है, ये पाचन के लिए, और इसमें सारे एंजाइम पाए जाते हैं, ठीक है ना। जैसे इसमें सारे एंजाइम पाए जाते हैं, मैं बता देता हूँ कौन कौन से एंजाइम पाए जाते हैं। सबसे पहला एंजाइम है हमारा, है ना, सबसे पहला एंजाइम है हमारा पेप्सिन, ठीक है ना। देखो इस मैं लिख देता हूँ, इसमें 3 प्रकार के एंजाइम पाए जाते हैं, एंजाइम पाए जाते हैं, 3 प्रकार के एंजाइम पाए जाते हैं। कौन कौन से एंजाइम पाए जाते हैं, ठीक है ना। कौन कौन से एंजाइम, पहला है हमारा पेप्सिन, पहला क्या है, पेप्सिन, है ना, पहला पेप्सिन है। दूसरा हो गया हमारा रेनिन, दूसरा क्या है, रेनिन है। और तीसरा एंजाइम है हमारा म्यूसिन, तीसरा एंजाइम क्या है हमारा, म्यूसिन, ठीक है ना। तो 3 तरह के एंजाइम पाए जाते हैं इसमें, इस आमाशय में 3 तरह के एंजाइम पाए जाते हैं, पहला पेप्सिन, रेनिन और म्यूसिन। अब इनका काम क्या है, पेप्सिन प्रोटीन के पाचन में सहायक होता है, किसमें, प्रोटीन के पाचन में। पेप्सिन क्या है, प्रोटीन के पाचन में सहायक होता है। और रेनिन ये दूध के पाचन में सहायक होता है, दूध के पाचन में सहायक होता है रेनिन, ठीक है ना, दूध के पाचन में। और म्यूसिन क्या है, म्यूसिन इंपॉर्टेंट है यहाँ से, म्यूसिन HCl के साथ मिलकर, है ना, ध्यान रखना, म्यूसिन HCl के साथ मिलकर भोजन को HCl के साथ मिलकर भोजन को तरल बनाने का काम करता है, ठीक है ना। HCl के साथ मिलकर भोजन को तरल बनाने का काम करता है, ठीक है। और HCl का काम क्या है, HCl का काम क्या है, देखो मैं ऊपर लिख देता हूँ, है ना। HCl का काम क्या है, HCl का काम क्या है, आमाशय में एक
एक ऐसा पदार्थ बन के तैयार होता है जिसे हम एक्वारेजिया बोलते हैं। एक्वारेजिया है ना, क्या होता है? एक्वारेजिया। ये क्या है? इसे हम बोलते हैं अम्लराज। क्या बोलते हैं इसे? अम्लराज। एक्वारेजिया मतलब अम्लराज। ये किस किस के मिलकर बनता है? ये HCl प्लस HNO3 से मिलकर बनता है। यहाँ से दूसरा एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि इनका अनुपात कितना होता है? इनका 3:1 के अनुपात में होता है, ठीक है ना। तो यहाँ से क्या क्या हो गया? पेप्सिन प्रोटीन के पाचन में सहायक होता है, रेनिन दूध के पाचन में सहायक होता है, म्यूसिल HCl के साथ भोजन को तरल बनाता है। मैं लिख देता हूँ, HCl के साथ भोजन को क्या करता है? तरल बनाता है, ठीक है ना, तरल बनाता है। HCl के साथ मिलकर भोजन को तरल बनाता है, ठीक है ना। तो एक्वारेजिया क्या हो गया? अम्लराज हो गया। एक्वारेजिया क्या हो गया? अम्लराज हो गया। अच्छा, अब यहाँ से ये तीनों हो गए। यहाँ से क्या है? अग्नाशय से। अच्छा, आगे चलते हैं। अग्नाशय से ही हमें एक रस की प्राप्ति होती है, अग्नाशय रस, ठीक है ना। क्या होता है? अग्नाशय से हमें क्या मिलता है? अग्नाशय रस। यानी इस अग्नाशय में क्या बनता है? अग्नाशयी रस, है ना, अग्नाशयी रस, ठीक है ना। अच्छा, अग्नाशय से क्या मिलता है हमें? अग्नाशयी रस नहीं, आमाशय रस, है ना। अग्नाशय रस क्या से क्या मिलता है? आमाशय से मिलता है, ठीक है ना। ये सारे हो गए अग्नाशय से। अब अगला है, देखो ये इसके बाद, अग्नाशय के बाद, आमाशय के बाद जब भोजन इसमें जाता है, ये वाला, ये क्या है हमारा? ये है हमारा डियोडेनम, है ना। इसे इंग्लिश में याद रखना क्योंकि इंग्लिश में ही आता है। ये है डियोडेनम, ठीक है। इसे इंग्लिश में बोलते हैं डियोडेनम या बोलते हैं हम ग्रहणी, ठीक है ना। इसे बोलते हैं डियोडेनम या ग्रहणी। डियोडेनम या ग्रहणी क्या है? ये यू आकार की नली है, यू आकार की एक नली है, यू आकार की नली है ना। ये क्या है? एक यू आकार की नली है, ठीक है ना। ये यू आकार की नली हो गई। यहाँ के बाद भोजन इस किस में जाता है? देखो स्ट्रक्चर में मैंने बताया था, यहाँ पर एक संरचना है हमारी इस तरह की, और इसे बोलते हैं हम अग्नाशय। इसे क्या बोलते हैं? अग्नाशय, ठीक है ना। ये आमाशय हो गया, ये अग्नाशय होगा। अग्नाशय से भी हमारे दो तीन एंजाइम स्रावित होते हैं, है ना, अग्नाशय से। अब मैं डाल देता हूँ यहाँ से अग्नाशय, ठीक है ना। अग्नाशय, इसका नाम है हमारा पैनक्रियाज, है ना। क्या नाम है इसका? पैनक्रियाज। अग्नाशय, पैनक्रियाज हो गया। पैनक्रियाज क्या है? पैनक्रियाज में भी 3 तरह के एंजाइम निकलते हैं ना। जैसे आमाशय में पेप्सिन निकलता था प्रोटीन के लिए, रेनिन निकलता था दूध के लिए, और म्यूसिन HCl के साथ मिलकर भोजन को तरल बनाता था। इसी तरह इसमें भी 3 तरह के एंजाइम मिलते हैं। पहला क्या है हमारा? पहला है हमारा ये पेप्सिन था, इसमें निकलेगा हमारा ट्रिप्सिन। ट्रिप्सिन हो गया, ये ट्रिप्सिन हो गया। दूसरा क्या हो गया? दूसरा हो गया एमाइलेज, एमाइलेज हो गया दूसरा। और तीसरा क्या हो गया? एमाइलेज हो गया। और तीसरा हो गया लाइपेज, है ना। तीसरा क्या हो गया? लाइपेज। तीसरा क्या हो गया? लाइपेज। 3 तरह के। अब यहाँ से भी अगर ट्रिप्सिन की बात करें तो ये भी किसका निर्माण करता है? प्रोटीन का निर्माण, है ना। ये कह सकते हैं कि प्रोटीन के पाचन में, ठीक है ना। ये क्या है? ये प्रोटीन के पाचन में सहायक होता है। एमाइलेज हमारा, एमाइलेज कार्बोहाइड्रेट के पाचन में सहायक होता है, कार्बोहाइड्रेट के पाचन में। और लाइपेज वसा के पाचन में सहायक होता है, ठीक है ना। तो तीनों एंजाइम यहाँ से निकलते हैं, ट्रिप्सिन, एमाइलेज और लाइपेज। ये ट्रिप्सिन प्रोटीन के पाचन में, एमाइलेज कार्बोहाइड्रेट के पाचन में, और लाइपेज वसा के पाचन में। यहाँ से इन तीनों का पाचन हो जाता है, ठीक है ना। अच्छा, यहीं से इसी अग्नाशय से एक रस निकलता है जिसे हम अग्नाशयी रस बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं? अग्नाशयी रस। यहीं से निकलता है अग्नाशयी रस, अग्नाशयी रस। यहीं से अग्नाशयी रस निकलता है, ठीक है। जो अग्नाशयी रस
ये पूर्ण पाचक रस कहलाता है, क्योंकि अग्नाशयी रस क्या होता है, इसे पूर्ण पाचक रस कहते हैं, पूर्ण पाचक रस बोलते हैं। अग्नाशयी रस को क्या बोलते हैं हम, अग्नाशयी रस को पूर्ण पाचक रस बोलते हैं, ठीक है ना। अग्नाशयी रस को क्या बोलते हैं, पूर्ण पाचक रस, ठीक है ना। तो ये हो गया, अब ये अग्नाशयी हो गया। अभी हम इसे दोबारा एक बार और पढ़ेंगे, थोड़ा सा डीप में पढ़ेंगे, पहले बेसिक्स ये पूरी स्ट्रक्चर देख लो, ठीक है ना। यहाँ से क्या है, अब ये खत्म हो गया, यहाँ से भोजन कहाँ जाता है ना, आप देखते हैं यहाँ अग्नाशयी रस के बाद, इसके बाद ये भोजन यहाँ से निकल के फिर इस तरह हमारी छोटी आंत में प्रवेश करता है, ठीक है ना। भोजन किस में प्रवेश करता है, फिर छोटी आंत में। तो हम भोजन किस में प्रवेश करता है, फिर आंतों में, ठीक है ना। तो अब यहाँ से पढ़ेंगे हम आंत, ठीक है ना। आंत को क्या कहते हैं, इंटेस्टाइन, इंटेस्टाइन, ठीक है ना। आंत को क्या कहते हैं हम, इंटेस्टाइन, ठीक है ना। आंत को क्या कहते हैं हम, इंटेस्टाइन। आंत को बेसिकली दो भागों में बांटा गया है ना। आंत को दो भागों में बांटा गया है, एक है हमारा छोटी आंत, एक हो गया छोटी आंत, है ना, और एक हो गया बड़ी आंत, ठीक है ना। एक हो गया छोटी आंत और एक हो गया हमारा बड़ी आंत। अब छोटी आंत और बड़ी आंत से क्या समझते हैं, जैसे देखो साइंस में कुछ ऐसी चीजें हैं जो थोड़ी बदली हुई हैं या अपोजिट हैं। जैसे दूरदृष्टि दोष और निकट दृष्टि दोष, ये दोनों उल्टे हैं। निकट दृष्टि दोष में नाम तो निकट दृष्टि दोष है, लेकिन इसमें दूर की वस्तु स्पष्ट नहीं दिखाई देती, ठीक है ना। इसी तरह बिल्कुल ये छोटी आंत है, ये बड़ी आंत है। अच्छा, छोटी आंत को छोटी इसलिए कहते हैं या बड़ी आंत को बड़ी किस लिए कहते हैं, ये ध्यान से सुनते हैं। देखो क्या हुआ, छोटी आंत है, इसकी जो लंबाई है ना, लंबाई तो अधिक है, ध्यान रखना, छोटी आंत की लंबाई तो अधिक है लेकिन इसका व्यास कम है, व्यास कम है, ठीक है ना। लंबाई अधिक है और व्यास कम है। और वहीं बड़ी आंत की लंबाई तो कम है ना, बड़ी आंत की लंबाई तो कम है, बड़ी आंत की लंबाई कम हो गई और व्यास अधिक हो गया, व्यास अधिक हो गया। तो इस वजह से इसे देखो, इसका व्यास कम है तो इसलिए इसे छोटी आंत कहा जाता है, इसका व्यास ज्यादा है तो इसलिए इसे बड़ी आंत कहा जाता है, ठीक है ना। तो छोटी आंत और बड़ी आंत, यहां से छोटी आंत और बड़ी आंत को हम डिस्कस करते हैं। पहले छोटी आंत के बारे में देख लेते हैं क्या क्या है, छोटी आंत के बारे में देख लेते हैं क्या है। छोटी आंत और बड़ी आंत के बारे में देख लेते हैं। अब छोटी आंत, छोटी आंत, ठीक है ना। तो पहला पॉइंट ये है, यहां पर भोजन पूरी तरह पच जाता है, ठीक है ना। यहां सर्वाधिक भोजन पच जाता है, या ऐसा करते हैं सर्वाधिक पाचन यहीं पर होता है ना। सर्वाधिक पाचन कहां पर होता है, छोटी आंत में। और दूसरा है, ये सर्वाधिक अवशोषण करता है ना, सर्वाधिक पाचन यहीं पर होता है और सर्वाधिक अवशोषण यहीं पर होता है, सर्वाधिक अवशोषण यहीं पर होता है भोजन का, ठीक है। अवशोषण से मतलब भोजन पच के सारे भागों में यहीं से जाता है, ठीक है ना। भोजन क्या है, छोटी आंत में पूरा भोजन पच के और फिर कहाँ जाता है, शेष शरीर में जाता है, ठीक है ना। अच्छा, छोटी आंत में हमारे 5 तरह के एंजाइम पाए जाते हैं, इसमें 5 प्रकार के एंजाइम पाए जाते हैं, 5 प्रकार के एंजाइम पाए जाते हैं, ठीक है। यहाँ से ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं। जैसे पहला है हमारा इरेप्सिन, पहला क्या है, इरेप्सिन, है ना, ध्यान रखना। पहला क्या है, इरेप्सिन। और दूसरा क्या है, दूसरा है लाइपेज, ठीक है। तीसरा है यहाँ से सुक्रेज, ठीक है ना। और एक है हमारा माल्टेज, ठीक है ना, एक माल्टेज है और एक है हमारा लैक्टेज। मैं यहाँ लिख देता हूँ, एक है हमारा लैक्टेज, ठीक है ना। तो कितने प्रकार के एंजाइम हो गए, ये एंजाइम हो गए हमारे, एंजाइम कितने प्रकार के हो गए, 5 प्रकार के, ठीक है ना। 5 प्रकार के एंजाइम हो गए, कौन कौन से, लैक्टेज, इरेप्सिन, लाइपेज, सुक्रेज और माल्टेज।
यहाँ से क्वेश्चंस आते हैं। देखो कैसे आते हैं क्वेश्चंस। एक बात का ध्यान रखना, जिसके भी आगे एज लग जाता है, एज, वो क्या होता है, एंजाइम। ठीक है ना। मैं यहाँ लिख देता हूँ, यहाँ पर लिख देता हूँ, अगर एज लग गया, हमारा शब्द एज लग गया, जैसे AGE, एज लग गया और ओज लग गया, ठीक है ना, तो दोनों का ध्यान रखना है ना, ये इस तरह एज लग गया और ओज लग गया, तो दोनों का ध्यान रखना, ये तो हमेशा एंजाइम होगा, ठीक है ना, ठीक है ना, एंजाइम होगा एज वाला, और ओज वाला हमेशा शर्करा होगा, ठीक है ना। तो ध्यान रखना, जिसके आगे एज लग जाएगा वो एंजाइम, और जिसके आगे ओज लग जाएगा वो शर्करा। यहाँ पर देख लो, एज लगा हुआ है तो एंजाइम हो गया, यहाँ भी एज लगा हुआ है एंजाइम हो गया, और यहाँ भी एज लगा हुआ है एंजाइम हो गया, ठीक है ना। यहाँ मैं थोड़ा सा देख लेता हूँ, सुक्रेज हो गया और माल्टेज हो गया, ठीक है ना, ये सब ये एज लगे हुए हैं ना सारे, तो ये क्या हो गया, ये लैक्टेज हो गया, ठीक है ना। तो ये क्या हो गए, एंजाइम। अब इनके बारे में पूछता है कि लैक्टोज का काम क्या है। लैक्टोज दूध में पाया जाता है, मैं कल भी बताया था, इसलिए दूध में पाया जाता है, ठीक है ना। और लाइपेज क्या है, ये वसा के पाचन के लिए, लाइपेज वसा के पाचन के लिए काम आता है। अभी ऊपर भी डिस्कस किया है हमने, लाइपेज किस काम आता है, वसा के पाचन के। सुक्रेज क्या है, सुक्रेज क्या है, ये गन्ने की शर्करा है ना, गन्ने की शर्करा, यानी गन्ने में पाई जाने वाली शर्करा कौन सी है, सुक्रेज, यानी गन्ने में पाई जाने वाली शर्करा जो सुक्रेज, उस ये जो गन्ने में पाई जाने वाली शर्करा है क्या है, सुक्रोज, है ना। मैं लिख देता हूँ, ये गन्ने में पाई जाने वाली जो सुक्रोज है, उसके पाचन में कौन सा एंजाइम सहायक है, सुक्रेज। ऐसे ही माल्टोज, ये अनाज में जो पाई जाने वाली शर्करा है, अनाज में पाई जाने वाली शर्करा, अनाज में पाई जाने वाली शर्करा क्या कौन सी हो गई, है ना, अनाज में पाए जाने वाली, अनाज में पाई जाने वाली कौन सी है, माल्टोज, है ना, माल्टोज। अनाज में पाई जाने वाली शर्करा कौन सी है, माल्टोज, और माल्टोज का पाचन कौन सा एंजाइम करता है, माल्टेज, ठीक है। तो ये सारे एंजाइम हो गए यहाँ से। और यहाँ से ध्यान रखना, अगला पॉइंट है, यहाँ से मैं लिखता हूँ, यहाँ से पाचन की क्रिया लगभग पूर्ण हो जाती है, पाचन की क्रिया लगभग पूर्ण हो जाती है, पाचन की क्रिया लगभग पूर्ण हो जाती है, ठीक है ना। यहाँ पर पाचन की क्रिया लगभग पूर्ण हो जाती है। तो इतने सारे सवाल हमने यहाँ से देख लिए छोटी आंत से, ठीक है, इतने सारे सवाल किससे हो गए, छोटी आंत से। अब देखते हैं हम बड़ी आंत, ठीक है ना। अब देखते हैं यहाँ से हम बड़ी आंत, तो मैं इसे हटा देता हूँ। ठीक है ना, हटा देता हूँ मैं इन सबको, ठीक है ना। अच्छा ये भी रह गया, चलो ऐसे तैसे, ठीक है ना। तो छोटी आंत हमारा खत्म हो गया। अब देखते हैं हम बड़ी आंत। बड़ी आंत में ज़्यादा कुछ नहीं है, बस यही है कि इसकी लंबाई तो हमारी कम होती है, ठीक है ना, लंबाई क्या है, कम है इसकी, और व्यास अधिक है, व्यास अधिक है, ध्यान रखना, लंबाई कम होती है और व्यास अधिक होता है। और तीसरी बात इसकी क्या है कि इसमें एंजाइम नहीं पाया जाता, इसमें भी एंजाइम नहीं पाया जाता, ध्यान रखना, इसमें भी एंजाइम नहीं पाया जाता। अगर एंजाइम नहीं पाया जाएगा तो भोजन का पाचन होगा, नहीं होगा। तो हम कह सकते हैं यहाँ भोजन का पाचन नहीं होता है, भोजन का पाचन नहीं होता है, यहाँ भी भोजन का पाचन नहीं होता है, ठीक है ना। और यहाँ पर छोटी बड़ी आंत में 3 पाई जाती है, हमारी 3 ग्रंथि ऐसी पाई जाती हैं, और उनको मैं लिख देता हूँ यहाँ से टाके ने। इसमें 3 ग्रंथि पाई जाती हैं, कौन कौन सी, पहली है सीकम, ठीक है ना, हिंदी में ही लिखा हुआ आता है पेपर में भी, सीकम। दूसरा क्या है, बोलन, और तीसरा क्या है हमारा सीकम। बड़ी आंत में क्या है, सीकम, कोलन और रेक्टम, सॉरी क्या है, कोलन और रेक्टम, है ना, कोलन
और रेक्टम। ये 3 ग्रंथि पाई जाती हैं हमारी बड़ी आंत में, ध्यान रखना। अभी हमारे दिवंगत अभिनेता इरफान खान का निधन हुआ था, ये कोलन में इन्फेक्शन के कारण हुआ था, ठीक है ना। इरफान खान की जो अभी दिवंगत हुए हैं हमारे, तो वो उनके किस में कैंसर था, इस कोलन में कैंसर था, इस वजह से वो खत्म हुए हैं। तो बड़ी आंत में ये 3 ग्रंथि पाई जाती हैं, ठीक है ना। तो यहाँ से ये छोटी आंत और बड़ी आंत हो गया। अब हमारा अगला टॉपिक, अगला क्या है हमारा, है ना, अगला है, अब हम क्रिया में जो ग्रंथि हैं यहाँ से वो इम्पोर्टेंट ग्रंथि पढ़ेंगे जो मैं कल पढ़ाऊँगा, ठीक है। यहाँ तक ध्यान रखना और इस लाइक करो, वीडियो को शेयर करो और कमेंट करो, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच पाए ये वीडियो, ठीक है ना। तो ठीक है, थैंक यू।